विद्यार्थियों, भाषा के अभिलक्षण पर चर्चा करते हुए हमने इस पर भी विचार किया था कि भाषा सतत परिवर्तनशील होती है या भाषा विकासशील होती है, विकसित होती है, परिवर्तित होती है। तो भाषा का परिवर्तन ही भाषा का विकास है और इसके क्या कारण होते हैं, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो परिवर्तन वैसे भी देखा जाए तो सृष्टि का नियम है और परिवर्तन ही विकास का पर्याय होता है। भाषा भी परिवर्तन के इस नियम का अपवाद नहीं है। भाषा भी निरंतर विकसित होती है, निरंतर परिवर्तित होती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा में परिवर्तन होना ही उसका विकास या विकार है। भाषा के विकास की गति बहती हुई नदी की धारा की भांति होती है। नदी की भांति इसमें भी स्थान और समय के अनुसार परिवर्तन आता ही रहता है। इसी के अनुसार भाषाएं अपनी मूल भाषा से बहुत दूर आ जाती हैं। भाषा के संबंध में यह कहावत प्रचलित ही है कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर वाणी, यानी 3 कोस पर तो वाणी, बोली या भाषा बदल ही जाया करती है। यह कहावत जन प्रचलित है जो भाषा के परिवर्तन की अनिवार्यता को हमारे सम्मुख स्पष्ट कर देती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से भाषा परिवर्तित होती है और परिवर्तित होते होते जो मूल भाषा संस्कृत थी उससे कितनी ही आर्य भाषाएं विकसित हो गई। भारतीय आर्य भाषाएं उसी से विकसित हुई और अनेक भाषाएं जो मूल भाषा संस्कृत से विकसित हुई हैं, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी आदि जो हमारे सम्मुख हैं, इनमें कितनी विभिन्नता है, इनका कितना अलग अलग स्वरूप है जो हमें स्पष्ट दिखाई दे जाता है। और इनकी इस पर्याप्त भिन्नता को देखते हुए सहज ही यह विश्वास नहीं होता कि ये मूल रूप से एक ही भाषा से विकसित हुई है। तो स्थान समय के अनुसार इनमें अलग अलग प्रकार के परिवर्तन आते चले गए और भाषा का एक अलग अलग स्वरूप हमारे सम्मुख विकसित होता चला गया। ऐसे में हम देखते हैं कि भाषिक परिवर्तन के ये विविध स्तर हम देख पाते हैं, जिन्हें हम विविध दिशाएं कहते हैं कि यह परिवर्तन किस प्रकार से किन किन दिशाओं में दृष्टिगत होता है। हम देखते हैं हिंदी भाषा ही किस प्रकार से वैदिक संस्कृत से विकसित होते होते हमारे आज के स्वरूप को प्राप्त हुई है। वैदिक भाषा, उससे संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत से प्राकृत के पश्चात अपभ्रंश विकसित हुए, अपभ्रंश से अवहट्ट और हिंदी तथा प्रांतीय भाषाएं विकसित हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे एक मूल भाषा संस्कृत से हमारी हिंदी और हिंदी के साथ ही अन्य भारतीय आर्य भाषाएं विकसित होती चली गई। तो भाषा में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, परिवर्तन का जो स्वरूप है, जो सभी भाषाओं में दिखाई देता है, वह परिवर्तन ही भाषा को विकसित करता है, एक नए रूप में हमारे सामने लेकर आता है। भाषा में यह परिवर्तन उसके सभी अंगों में, विविध दिशाओं में दिखाई देता है। जैसे हम कुछ उदाहरणों से हम संक्षेप में इस बात को समझेंगे, क्योंकि आगे हमें विस्तार से इनके संबंध में अध्ययन करना है। तो भाषा के जितने अंग हैं उन सभी में हम परिवर्तन को अलग अलग दिशाओं में देख सकते हैं। जैसे ध्वनि, ध्वनि में परिवर्तन, तो ध्वनि में परिवर्तन लोप, आगम, विपर्यय आदि दिशाओं में दिखाई देता है। कुछ उदाहरणों से इसे समझकर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लेते हैं लोप के उदाहरण, तो ध्वनि में किस प्रकार से लोप होकर शब्द का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, ध्वनियों का लोप होता है। जैसे अनाज शब्द से नाज शब्द बन गया, तो यह ध्वनि परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। अनाज में अ का लोप हुआ और नाज शब्द बना,
इसी प्रकार अफसाना का फसाना, यह भी लोप का ही उदाहरण कहा जा सकता है। अभ्यंतर से भीतर बन गया, यह भी ध्वनि लोप का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से अंग्रेजी में डू नॉट से डोंट, डोंट, ये भी उसी का उदाहरण है। ध्वनियों में लोप का उदाहरण उच्चारण के स्तर पर तो बहुत अधिक दिखाई देता है। जैसे आम शब्द है, उसका अ है, जो म में जो अ स्वर जुड़ा हुआ है वह लुप्त हो गया, आम। प्रायः यही उच्चारण इसका किया जाता है। तिल के स्थान पर तिल, इसमें भी अ का लोप दिखाई देता है। इसी प्रकार से सूची शब्द का सुई बन गया, यह भी लोप का एक उदाहरण है। इसी प्रकार कुछ लोप के उदाहरण के पश्चात हम देखते हैं कैसे ध्वनियों का आगम होता है। जैसे स्कूल का उच्चारण स्कूल या स्कूल प्रायः हम सुनते हैं। शर्म से शरम, शर्म का प्रयोग अधिक करते हैं। जन्म से जन्म, ये भी आगम का उदाहरण है। जन्म के स्थान पर उसमें अ का अ स्वर का आगम हुआ, जन्म हो गया। हुक्म, हुकुम शब्द का प्रयोग अधिक प्रचलित है, तो ये भी आगम के कुछ उदाहरण हैं। इसी प्रकार विपर्य, विपर्य ध्वनियों का स्थान परिवर्तित होना, यानी ध्वनियाँ सारी हैं, वही हैं, लेकिन उनका शब्द में उच्चारण स्थान बदल जाता है और इस प्रकार से ध्वनि में परिवर्तन देखने में आता है। जैसे अमरूद शब्द को भोजपुरी क्षेत्र में अरमूद बोला जाता है, इसमें ध्वनि का विपर्य है, अमरूद से अरमूद। मतलब को बहुत से लोग मतबल बोलते सुनाई दे जाते हैं, यह भी विपर्य है। डेस्क शब्द है अंग्रेजी का, उसका डेस्क, यह उच्चारण भी बहुत लोग करते हैं, यह भी विपर्य का उदाहरण है। इसी प्रकार कचहरी शब्द है, मैथिली में उसका उच्चारण कचहरी होता है, हाँ पहले आ गया है, ये भी ध्वनि के विपर्य का ही एक उदाहरण है। ध्वनि का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है उसी का एक उदाहरण यह भी विपर्य के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार ध्वनियों में लोप, आगम, विपर्य, इन दिशाओं में परिवर्तन हम देख पाते हैं। इसी प्रकार वाक्य में भी परिवर्तन आता है, शब्द क्रम, अन्वय आदि का परिवर्तन हम देख पाते हैं। शब्द क्रम में परिवर्तन देख पाते हैं, वाक्य में भी आगम भी होता है, लोप भी होता है, शब्दों का क्रम भी बदल जाता है कई बार, और इस प्रकार से वाक्य की संरचना परिवर्तित होती है। जैसे वाक्य में आगम का उदाहरण हम लें तो जैसे राम ने कहा मैं आऊँगा, यह हिंदी का वाक्य है, लेकिन फारसी प्रभाव से ये वाक्य बड़ा हुआ, राम ने कहा कि मैं आऊँगा, ये प्रयोग प्रचलित हो गया। तो ये फारसी प्रभाव, दूसरी भाषाओं का प्रभाव तो एक कारण के रूप में हम देखेंगे, लेकिन इस प्रकार का परिवर्तन देखने में आता है। इसी तरह से और उदाहरण हम देख सकते हैं, जो लड़का आया था चला गया, तो अंग्रेजी प्रभाव से जो लड़का आया था वह चला गया, ये अंग्रेजी प्रभाव से वह का इसमें आगम हुआ, वह का, और यह वाक्य बड़ा हो गया। लोप के उदाहरण भी हमें मिल जाते हैं, राम नहीं आता है, पूरा वाक्य है राम नहीं आता, यह लोप के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार पदक्रम में परिवर्तन भी देखने में आता है, आज घर जाऊंगा, घर आज जाऊंगा, आज जाऊंगा घर, ऐसे पदक्रम में उलटफेर होना, यह भी एक स्वरूप हमें वाक्य में परिवर्तन का मिल जाता है। इसी प्रकार से शब्दों में भी परिवर्तन होता है, पुराने शब्दों का लोप और नए शब्दों का आगम हो जाता है। इसी प्रकार रूप में परिवर्तन, रूप जब शब्द में कारक चिन्ह जुड़ जाते हैं तो वो रूप बन जाता है। रूप में परिवर्तन हुआ, हम देखते हैं संस्कृत में रूप क्या थे और हिंदी भाषा में रूप बदल गए हैं। संस्कृत में रामस्य, हिंदी में राम का कारक चिन्ह अलग से लगता है और इस प्रकार उसका स्वरूप भी बदला है। अर्थ परिवर्तन भी हम देख पाते हैं,
अर्थ परिवर्तन में अर्थ में भी संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थादेश आदि सभी प्रकार का हमें मिल जाता है। जैसे अर्थ संकोच की हम बात करें तो जो पहले विस्तृत अर्थ में शब्द प्रयुक्त थे वो संकुचित सीमित अर्थ देने लगते, जैसे मृग शब्द पशु मात्र के लिए मृग शब्द का प्रयोग था, लेकिन अब हम इसीलिए मृगराज कहते हैं सिंह को, और शाखा मृग कहते थे वानर को, और मृगया शिकार के लिए शब्द प्रयुक्त होता था। लेकिन अब मृग शब्द पशु मात्र के लिए न रह करके केवल एक पशु, एक जीव, हिरण के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से अर्थ विस्तार, इसका भी एक उदाहरण मैं दूंगी। जैसे तिल शब्द जो पहले किसी समय पर तिल के रस के लिए प्रयुक्त होता था, तिल से जो सत्व निकाला जाता है उसके लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन आगे चल करके तेल शब्द तिल के सत्व के साथ साथ सभी के तेल के लिए प्रयुक्त होने लगा। नारियल का भी तेल होता है, मूंगफली का भी होता है, यहाँ तक कि मिट्टी का तेल भी निकलने लग गया। और आदमी भी बहुत थक जाए तो कहता है आज तो तेल निकल गया। तो इस प्रकार से इसमें अर्थ का विस्तार हम देख पाते हैं। अर्थादेश भी होता है, यानी अर्थ पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। शब्द का अर्थ पहले कुछ और रहा है, आगे जाकर कुछ और हो जाता है। जैसे महाराज महाराजाओं के लिए प्रचलित शब्द था, लेकिन आज उसे रसोइये के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा में परिवर्तन अनेक प्रकार से दिखाई देता है, सभी अंगों में दिखाई देता है। और जब हम इन अंगों में जो परिवर्तन हुआ है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे तो उनके कारणों के और उनकी दिशाओं की भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज यह आवश्यक है कि भाषा में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन होता कैसा है, उसका स्वरूप क्या होता है, उसे कुछ थोड़ा जान लेना आवश्यक है। तो इस प्रकार भाषा के सभी अंगों में हम परिवर्तन को देख पाते हैं, सभी अंगों में परिवर्तन होता है। भाषा के विकास या परिवर्तन पर भारत और यूरोप दोनों ही स्थानों पर पर्याप्त कार्य हुए हैं। शब्द शास्त्र पर विचार करने वाले प्राचीन भारतीय आचार्यों में कात्यायन, पतंजलि, कैयट तथा काशिकाकार, जयादित्य और वामन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यूरोप में इस विषय पर विचार करने वाले विद्वानों में प्रथम व्यक्ति डेनिश विद्वान J.H. ब्रेड्सडार्फ हुए हैं। उन्होंने 1821 में गौथिक ध्वनि परिवर्तन पर विचार करते हुए तथा अन्यत्र भी भाषा परिवर्तन के 7-8 कारण गिनाए हैं, और तब से इस सदी तक पॉल, येस्पर्सन आदि अनेक विद्वानों ने इस विषय को उठाया है। साथ ही स्टुअर्ट वंट ने इस विषय पर विस्तार से विवेचन किया है। तो भाषा का विकास या परिवर्तन होता है और उसके कारण भी होते हैं। इन कारणों को प्रमुखतः 2 वर्गों में रखा जा सकता है। भाषा में विकास जिन कारणों से होता है उन्हें 2 वर्गों में रख सकते हैं, एक अभ्यंतर आंतरिक वर्ग और दूसरा बाह्य वर्ग। आंतरिक वर्ग में या अभ्यंतर वर्ग में भाषा की अपनी स्वाभाविक जो वृत्ति है, स्वाभाविक गति है, जिसमें भाषा का कठिन से सरल होने की प्रवृत्ति मुख्य है, वह सम्मिलित है, और प्रयोक्ता की शारीरिक मानसिक योग्यता आदि संबंधी स्थिति है, उससे संबंधित कारण भी आंतरिक वर्ग में आते हैं। और बाह्य वर्ग में वो कारण आते हैं जो बाहर से भाषा को प्रभावित करते हैं। आगे हम विस्तार से इनके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे।